हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज के क्वेश्चंस थोड़े अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं, यानी कि आज का क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द वर्कर्स इंक्लूड, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर्स के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं द पेमेंट ऑफ द फेयर वेजेस, यानी कि जो उनकी पेमेंट है वो फेयर वेजेस देना, यानी कि आप जितना काम करा रहे हैं उतना आपको उनको जो पैसे हैं, जो वेजेस है वो आपको देना है। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द वर्कर्स, यानी कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो एजुकेटेड तो होते हैं हमारे वर्कर्स, लेकिन जिस चीज के लिए उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया उसकी उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, या फिर उनकी जो नॉलेज होती है उसको अपग्रेड नहीं किया जाता, क्योंकि वो जो पढ़कर आए थे जिस टाइम वहाँ को उस टाइम कोई और टेक्नोलॉजी चलती थी, लेकिन उस कंपनी में या फिर अब रिसेंटली कोई और टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो वहाँ पर उनको ट्रेन किया जाता है कि इस तरह से प्रॉपर वर्क किया जाएगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट भी प्रोवाइड कराने चाहिए क्या उनको। नेक्स्ट है द इंस्टॉलेशन ऑफ एन एफिशिएंट ग्रीवेंसेस हैंडलिंग सिस्टम, यानी कि जो भी ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम है किसी भी तरह का वर्कर के लिए, तो क्या उनको इंस्टॉल कराना चाहिए, या फिर वेलफेयर ऑफ द फैमिली मेंबर, जो कि उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए फैसिलिटी देनी चाहिए, या फिर द प्रोविजन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वर्किंग कंडीशंस, या फिर उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल वर्किंग कंडीशंस है उसका प्रोविजन कराया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूटेबल है, और उसके अकॉर्डिंग आपको देखिए यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो मैं एक बार इनको छोटा कर देती हूँ जिससे कि आप इजिली समझ पाए। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट जो है ये हमारा करेक्ट है, बिल्कुल द पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट हमारा सेकंड में नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, कट गया। अब सेकंड पर आते हैं द अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। यस, ट्रेनिंग तो जरूर देनी चाहिए जिससे कि वो खुद को अपग्रेड कर पाए, या फिर कंपनी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है उनको सब कुछ आता है लेकिन कंपनी का मेथड अलग होता है, कंपनी में काम करने के तौर तरीके अलग होते हैं, तो वहां पर उनको एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इसलिए ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड सही है। तो देखिए सेकंड हमारा किसमें, थर्ड ऑप्शन, वो सॉरी डी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डी भी कट गया। हमें फर्स्ट एंड थर्ड में देखना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। थर्ड पर आते हैं द इंस्टॉलेशन ऑफ एफिशिएंट। यस, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर किसी भी तरह का उसको कोई एक्सीडेंट है, या फिर किसी भी तरह की कोई भी आपस में डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो एक ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम होना चाहिए। तो ये भी करेक्ट है। तो देखिए थर्ड हमारे दोनों में है, तो अभी हमारे लिए दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। फिर है वेलफेयर ऑफ द फैमिली मेंबर्स। फ्रेंड्स, वेलफेयर ऑफ द फैमिली मेंबर्स ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, वो तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो कंपनी अपने वर्कर्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड करती है, लेकिन ये उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम फैमिली मेंबर जो है उनका वेलफेयर के लिए भी यहाँ पर कुछ काम करें। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उनका एक्स्ट्रा वो है कि वर्कर्स को खुश करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, जिससे वर्कर्स का आउटपुट अच्छा निकल कर आए, तो ये हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन कट गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन कट गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी भी कट गया, तो ए ही होगा। नेक्स्ट और देख लेते हैं द प्रोविजन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वर्किंग कंडीशन। यस, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, वेंटिलेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, वाटर अच्छा होना चाहिए, वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए वहां पर उनके लिए, सेफ्टी मेजरमेंट होना चाहिए। तो हाँ, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन 5 भी सही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अगेन हमें यहाँ पर देखना है, मैच करना है, उसके अकॉर्डिंग नीचे ऑप्शंस जो है उनके अकॉर्डिंग देखना है। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन में आपको अगर एक या दो का भी पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए फैक्ट्रीज एक्ट आपको पता होना चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट जो है बहुत सिंपल है, 1948 में था आया। उसके बाद आपको ये भी पता होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब था, ये आया था 1999 में। तो यहाँ पर देखिए सी का डी किस ऑप्शन में मिल रहा है, सी का डी हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, सी का डी हमारा सेकंड थर्ड ऑप्शन में है। तो हमारे यानी कि बी ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये देखना है
कि हमारा जो ऑप्शन है ए और सी में से कौन सा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल जो है यहाँ पे हमारा, वो हमारा यहाँ पे किससे रिलेटेड है, इंपोर्ट एंड इंपोर्ट, यहाँ पे हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो फ्रेंड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट हमारा 1947 से है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ये 1951 है। तो देखिए फर्स्ट का थर्ड है एंड जो हमारा सेकंड ऑप्शन है उसका है फर्स्ट, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर है। हमारा यहाँ पे जो ए था ये भी कट गया। तो देखिए यहाँ पे क्लियर था। आपको क्या करना है, सिर्फ एक दो कुछ इंपॉर्टेंट आप एक्ट याद कर लीजिए जिसके थ्रू आप इजिली कर सकते हैं। जैसे कि फेमा की बात करें 1999 में आया था, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था वर्किंग इसने स्टार्ट की थी 2000 में। फैक्ट्रीज एक्ट आया था हमारा 1948 में। तो इस तरह से आपको कुछ इंपॉर्टेंट है उनको याद करना है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए अगेन यहाँ पर आपको एक करेक्ट जो नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए एक चेन बनी हुई है कि किसका नंबर किसके बाद आता है और वहां पर आपको ये देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर देखिए हम यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर देखिए मैक्रो एनवायरमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, नेशनल इनकम, पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट, बिजनेस एथिक्स और पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस। उसके बाद आता है बिजनेस एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, माइक्रो एनवायरमेंट, फिर सप्लायर्स है। नेक्स्ट है फोर्थ मैक्रो एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, कस्टमर्स, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है ये यहाँ पे हमें रॉन्ग लग रहा है, जबकि हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों हमारे क्या है, इसमें जो चेन बनाई गई है वो करेक्ट बनाई गई, जबकि हमारा जो ऑप्शन थ्री है डी है उसमें हमारी जो चेन है वो गलत बनाई गई। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स मैक्रो एनवायरमेंट के बाद हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कस्टमर ले लिया, प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट ले लिया, तो ये चेन गलत है। इस वजह से हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा क्योंकि ये रॉन्ग दे रखा है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें अगेन देखना है करेक्ट कौन सा नहीं है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 और इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1991 है। तो फ्रेंड्स अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए कब कब आई, तो 1948 हमारी करेक्ट है, 1977 करेक्ट है और 1980 करेक्ट है। जबकि फ्रेंड्स यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1991 दे रखा है जो कि रॉन्ग है। 1991 में हमारी एलपीजी पॉलिसी आई थी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम बात करें तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा वो हमारा रॉन्ग है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया गया था, ग्लोबल कर दिया गया था, लिबरलाइज कर दिया गया था। जो भी ड्यूटीज थी उनको लिबरल कर दिया गया था। प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे क्या वेलकम किया गया था जिससे कि वो आए, इन्वेस्ट करें और जो भी कमियां हैं उनको दूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे एलपीजी आई थी 1991 में, इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा डी वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एम्ड एट इंक्रीजिंग द टेम्पो ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंदर क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंक्रीज करना उसका एम है, ठीक है। नेक्स्ट है, आफ्टर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 द बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर इंडिया हैज ऑलवेज बीन पॉजिटिव। नो, ये गलत है, पॉजिटिव नहीं था, वो नेगेटिव था। और वैसे भी 1991 में तो हम बात करें एलपीजी की, तो इस पे फोकस किया गया था, बैलेंस ऑफ ट्रेड की तो हम बात ही नहीं की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स अगर हम यहाँ देखें तो देखिए हमारा स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है वो हमारा इनकरेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए करंट रेशो 2.5 है, लिक्विड रेशो 1.5 है और वर्किंग कैपिटल 60,000 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करंट असेट्स है वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखें करंट रेशो की बात करें 2.5, लिक्विड रेशो की बात करें 1.5, तो इसका मतलब तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं करंट असेट्स
माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि करंट रेशियो 2.5 है। इट मीन्स करंट असेट्स हमारा 2.5 टाइम्स इंक्रीज या फिर 2.5 टाइम्स ज्यादा है करंट लायबिलिटीज से। ठीक है, तो हम अगर इस तरह से निकालें इसका 2.5 माइनस 1 इक्वल टू 16,000। ठीक है, तो अगर हम इसी तरह से ये देखेंगे तो 1 इक्वल टू हमारा कितना हो गया 14,000। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम 2.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 14,000 को, तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, हमारा निकल कर आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख हमारा ये निकल कर आया, तो इट मीन्स हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो हमारी 1 लाख है। ठीक है, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो अगर आप 1 लाख करंट असेट्स हमारी कितनी है यहाँ पर 2.5 है, 1 लाख का आप 2.5 करेंगे 1 लाख करे लिखा आपने। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे क्या लिख दिया, आपने नीचे लिख दिया 40,000। अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पर करंट रेशियो 2.5। ठीक है, या फिर वर्किंग कैपिटल हमारी निकल कर आ जाएगी अगर हम 1 लाख में माइनस भी करते हैं 40,000 को। ठीक है, इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 1 लाख में 40,000 किया तो आपका कितना निकल कर आ गया 60 लाख 60,000। तो देखिए वर्किंग कैपिटल हमारी 60,000 निकल कर आ गई, और अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 2.5 हमारा निकल कर आ जाएगा। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।